तो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर पढ़े थे अम्ल क्षार एवं लवण। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, ये सब हमने देख लिया था। और सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ये सब हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए, सबसे पहले जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या हैं, वो किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इसीलिए हमने कहा अम्ल और क्षार की क्या रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए, सबसे पहले हम अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। किसकी? अम्ल की। चलिए, तो अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई? धातु ले लिए। क्या? धातु जैसे आपका Na हो गया, K हो गया, Ca हो गया, ये सब क्या है आपके? धातु। तो धातु के साथ जब भी अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों? एक तो बनाएगा आपका क्या, जैसे अम्ल और धातु जब क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस निकल जाएगी बाहर। चलिए, जैसे अम्ल में हमने ले लिया क्या? HCl। क्या लिया हमने? HCl आपका अम्ल है। और क्या ले लिया हमने? Na ले लिया। क्या? Na। ठीक है, तो ये देखिए अम्ल हो गया और ये क्या हो गई? धातु हो गई। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक तो लवण बन रहा है आपका, देखिए क्या बन रहा है? लवण बन रहा है। और क्या? H2 गैस। तो यहाँ से देखिए NaCl से मिल जाएगा तो NaCl बनेगा और प्लस H यहाँ से निकल जाएगा तो H2। तो देखिए ये लवण बना और ये हाइड्रोजन गैस बनी। यहाँ देखिए रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, यहाँ भी क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। तो 2 NaCl प्लस H2। तो देखिए जब भी हमने अम्ल की क्रिया किससे करवाई? धातु से, तो बना आपका क्या? लवण और क्या? हाइड्रोजन गैस। ये तो क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्या? अम्ल की क्रिया फिर से हम करवाते हैं। इस बार हम करवाएंगे किससे भाई? धातु ऑक्साइड से। किससे? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में जैसे हमने ले लिया Na2O। ये क्या है आपकी? धातु के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड। जैसे Na धातु है, ऑक्सीजन मिल गया, धातु ऑक्साइड। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ जब भी क्रिया करेगा तो एक आपका लवण बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? जल बनाएगा। देखिए लवण और क्या? जल। जैसे हम ले लेते हैं अम्ल, क्या ले लिया हमने? HCl ही ले लेते हैं भाई, अभी छोटा अम्ल लेंगे ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। और प्लस हमने क्या ले लिया? Na2O। तो यहाँ हमने क्या कहा है? लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो देखिए लवण और जल बन रहा कैसे है, ये देखिए NaCl, ये लवण बनेगा तो NaCl और H यहाँ है, वो यहाँ है, तो प्लस H2O। ये रिएक्शन होगा। देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं, इधर 2 Na है, इधर एक ही Na है, तो इधर 2 कर दीजिए, इधर 2 HCl हमने ले लिया। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, 2H 2H 2Cl 2Cl, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, Na2 Na2। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। यानी हमने लिया अम्ल और क्या ले लिया? धातु ऑक्साइड। धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है धातु ऑक्साइड बनाता है। तो अम्ल प्लस क्या? धातु ऑक्साइड। तो ये क्या बना? लवण और प्लस जल। चलिए एक अभिक्रिया और देखते हैं इसके साथ। जैसे अम्ल की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया भी हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम ले लेते हैं लास्ट में एक और लेते हैं भाई, धातु ऑक्साइड के साथ आपने देखा ही। हम लेते हैं धातु कार्बोनेट, धातु
कार्बोनेट के साथ, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम धातु है इसलिए धातु कार्बोनेट के साथ। तो जब भी कार्बोनेट के साथ अम्ल रिएक्ट करता है तो बनाता है लवण प्लस क्या बनाएगा जल प्लस क्या निकलेगी CO2 गैस। चलिए इसको बनाते हैं भाई। जैसे हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया बच्चों HCl, तो HCl ले लिया और इसकी क्रिया करवा दिया Na2CO3 से, तो देखिए ये बनेगा क्या NaCl और प्लस क्या बनेगा आपका H2O प्लस CO2। देखिए नमक बना यानी लवण, जल बना और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ये गैस है ऊपर निकल जाएगी। तो जब भी हम अम्ल की क्रिया किससे करवाते हैं धातु कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको आपको याद करना होगा। तो देखिए यहाँ से रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं भाई। हमने लिख दिया क्या, यहाँ 2 था, 2 हमने यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया। और देखिए 2Na CO3 CO2 और O3 H2 रिएक्शन है बैलेंस। तो देखिए यहाँ 3 अब क्रिया हमने देखी। अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनाएगा। जब भी अम्ल किसके साथ धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, ये धातु ऑक्साइड है तो क्या बनाएगा लवण प्लस जल। और जब भी अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा धातु कार्बोनेट के साथ, ये आपका क्या है धातु कार्बोनेट के साथ, तो लवण जल और क्या CO2। तो ये हुआ 3 अभिक्रिया हमने देख ली कि धातु के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। अब चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम अगली रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं क्या है। तो हमने धातु के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ देखा। अब हम देखते हैं कि इसके साथ, चलिए आगे रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं भाई। अभी धातु कार्बोनेट के साथ देखा है, अब हम देखेंगे किसके साथ धातु बाई कार्बोनेट के साथ, धातु बाई कार्बोनेट के साथ। तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ जब भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा अम्ल तो वही बनाएगा लवण जल और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी लवण प्लस जल प्लस CO2। तो लवण प्लस जल प्लस CO2, जैसे हमने लेते हैं HCl अम्ल आपका प्लस धातु कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट है यहाँ तो NaHCO3 है, धातु बाई कार्बोनेट है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और सोडियम दोनों लगे हुए हैं। ये बनाएगा लवण, देखिए NaCl प्लस 2H हैं तो H2O प्लस CO2। ये देखो रिएक्शन आपका बैलेंस है। तो ये क्या बना, इसी को कहते हैं लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो हो गया धातु बाई कार्बोनेट के साथ। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ ये 4 रासायनिक समीकरण हो गए, 4 रासायनिक अभिक्रियाएं। एक 5वीं भी देख लेते हैं किसके साथ, क्षार के साथ, क्षार के साथ। तो क्षार के साथ जब भी ये आपका अम्ल रिएक्ट करेगा, क्या करेगा रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा लवण प्लस जल, जैसे HCl और प्लस क्या NaOH। ये आपका क्षार, ये आपका अम्ल। तो अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करेंगे तो ये देखिए NaCl अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा और NaCl ही आपका कहलाता है क्या लवण साल्ट और प्लस जल H2O। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये तो क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब देखते हैं हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ अधात्विक ऑक्साइड
के साथ। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ, जैसे अधात्विक ऑक्साइड CO2, ये सब क्या है अधात्विक ऑक्साइड, तो कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, यानी अम्ल जो है अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते, केवल किसके साथ करेंगे, धातु के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, क्षार के साथ, बस इतने से अभिक्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये तो था आपका क्या, अम्ल का रासायनिक रिएक्शन, यानी हम कह सकते हैं अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम बात करते हैं भाई, अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, हमने 6 अभिक्रियाएं देखी, तो अब क्षार की भी अभिक्रिया देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ना लिए हो तो वीडियो को बैक कीजिए 10 सेकंड और पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, क्षार की। तो क्षार की रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके साथ होती है, किसके साथ नहीं होती। चलिए सबसे पहले हम धातु के साथ लेते हैं। तो धातु में क्षार जो है सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ रिएक्शन जनरली नहीं करता है, क्योंकि फिर से वही क्षार ही बनेगा। तो ये ज़्यादातर किससे, हम जडियन से ले लेते हैं, जिंक। जिंक के साथ बढ़िया रिएक्शन कर जाता है। तो चलिए देखिए, यानी हमने ले लिया धातु क्या, जिंक, और ये जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और प्लस H2 गैस। ठीक है, लवण प्लस क्या, H2 गैस। तो चलिए जडियन प्लस क्या ले लेते हैं भाई, क्षार है NaOH, तो लवण में बनेगा Na2 जडियन O2, इसे कहते हैं जिंकेट, और ये एक प्रकार का है लवण, जिंकेट। जिंकेट देखिए सही से लिख दीजिए, जिंकेट, और प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस, H2 गैस प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। जडियन 1 है, जडियन 1 ही रहेगा, Na2 है, Na2 हमने ले लिया, ये भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये जिंकेट बना और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस। देखिए क्षार जो है सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कुछ ही धातुएं, जैसे हमने जडियन ले लिया तो ये सब धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेंगी, ये सब अभिक्रिया नहीं करेंगी। चलिए ये तो हो गया, यानी हमने क्षार के साथ देखा, इसको मिटा देते हैं भाई। क्या बनाया, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दूसरी अभिक्रिया हम किसके साथ देखते हैं, चलिए अब हमने धातु ऑक्साइड, वहाँ धातु लिया था, धातु ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ। तो धातु ऑक्साइड के साथ केवल अम्ल ही अभिक्रिया देते हैं, ये अभिक्रिया नहीं देते। तो लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, देखिए हमने लिया था क्या, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो वहाँ अम्ल बना रहा था धातु कार्बोनेट के साथ, क्या बना रहा था आपका, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये अभिक्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं। चलिए एक और देख लेते हैं भाई, यानी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देगा, धातु के साथ देगा, धातु ऑक्साइड के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं देगा। अब एक और देखते हैं भाई, इसमें देखिए 2 हो गया, 2 और 2 4। अब हम ले लेते हैं क्या, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ। तो जब भी क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, लवण और जल। जैसे देख लेते हैं, NaOH हमने क्षार ले लिया और प्लस क्या, HCl,
तो ये देखो वही अभिक्रिया जो पीछे आपने पढ़ा अम्ल की। तो बनाया क्या, NaCl और प्लस H2O। तो धातु के साथ अभिक्रिया हो गई लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल के साथ लवण प्लस जल। एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं भाई। चलिए इसको हम देते हैं मिटा, हैं इसको हमने मिटा दिया। 4 यहाँ 5 देख चुके हैं, क्योंकि 4 2 3 और इसमें 2 थे, 3 2 3 1 4 और 1 5। एक अभिक्रिया और देखते हैं भाई। तो अब हम देखने जा रहे हैं धातु यानी क्षार की, क्योंकि धातु ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करेगा नहीं। तो अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ। देखिए अधातु ऑक्साइड के साथ जब भी क्षार क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और प्लस जल। देखिए लवण प्लस क्या, जल। तो यहाँ देखिए अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड होते क्या हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस हमने ले लिया क्या, NaOH, या NaOH ना लेकर जो बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, इसको मिलाएंगे आपस में तो क्या बनाएगा, लवण। देखिए लवण बनाएगा तो CaCO3 और क्या बनाएगा, प्लस H2O। इसी को खिड़िया मिट्टी कहते हैं। ये आपका बुझा चूना और ये आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ताजे बने चूने के पानी में, ये चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। वही आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएँ थी, ये आपकी 5वीं 6वीं अभिक्रिया हो गई हैं। तो हमने देखा क्षार के साथ और अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो क्षार और अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गई। चलो इसको एक चार्ट के द्वारा भी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इधर हम लिख देते हैं क्या, अम्ल, और इधर क्या लिख देते हैं, क्षार। देखिए पहले हमने किसके साथ करवाया, धातु के साथ, तब आपने क्या कहा, लवण प्लस H2 गैस। फिर आपने किसके साथ करवाया, धातु के साथ करवाया था, तो धातु ऑक्साइड आपने लिया, क्या, ऑक्साइड लिया, तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई, कोई अभिक्रिया नहीं। फिर आपने क्या लिया, धातु ऑक्साइड आप ले चुके हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जिसे आप खाने का सोडा और धोने का सोडा कहते हो। ठीक है, तो इसका ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं। फिर आपने लिया क्या, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, तो आपने कहा क्या बनेगा, लवण प्लस जल। फिर आपने क्या लिया, क्षार भी लिया था भाई। तो जब आपने क्षार लिया तो लवण प्लस जल ही बना। देखिए इतनी अभिक्रिया पड़ चुकी है क्षार के साथ। अब अम्ल की भी देख लीजिए भाई साहब। जब ये धातु के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, धातु के साथ करेगा, तो क्या बनाएगा, लवण प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जिसे कहते हो। फिर आपने कहा जब किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड। तो जब भी धातु ऑक्साइड के साथ आप क्रिया करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड में आपका क्या आएगा, एक तो आएगा आपका क्या, लवण और प्लस जल। इसको आप देख चुके हैं धातु ऑक्साइड के साथ। फिर आपने कहा हम किसके साथ करवाएंगे,
चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं भाई। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उसके साथ जो अम्ल बनाएगा क्या, लवण प्लस जल प्लस क्या, CO2, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको ध्यान से देख लीजिए, लवण जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट लें या फिर क्या लें, बाइकार्बोनेट लें। उसके बाद आपने कहा कि हम इसकी अपक्रिया किससे करवाएंगे, इधर देख लेते हैं भाई। आपने कहा क्षार से करवाएंगे, तो क्षार के साथ आपने बनाया लवण यानी 60 प्लस जल। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं भाई, धातु के साथ हमने देख लिया, धातु ऑक्साइड के साथ देख लिया, अधातु ऑक्साइड बचा हुआ। अधातु ऑक्साइड, तो अधातु ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा आपका, देखिए अधातु ऑक्साइड के साथ कोई अपक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार अपक्रिया करती हैं, कोई अपक्रिया नहीं। तो देखिए एक चार्ट में हमने क्या किया है, अम्ल और क्षार की जो है रासायनिक अपक्रियाओं को एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये थी रासायनिक अपक्रियाएं, किसकी, अम्ल की इधर हो गई और क्षार की इधर हो गई, और क्या है ये रासायनिक अपक्रियाएं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। तो अम्ल और क्षार की रासायनिक अपक्रियाएं हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अम्ल क्षार की रासायनिक अपक्रिया हो गई, तो हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जिसके द्वारा हम क्या, अम्ल और क्षार की तीव्रता का पता लगाएं कि कितना अम्ल है प्रबल या दुर्बल और कितना प्रबल या दुर्बल क्षार है, उसका पता लगाएं। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग या जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल। और पीएच स्केल जो है, मान लीजिए किसी कोई विलेन आपका बना है तो उसमें H+ की सांद्रता बताता है, H+ की सांद्रता, यानी हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल जो है H+ की सांद्रता बताएगा कि कितना H+ दे रहा है, कितना H+ नहीं दे रहा। पीएच की सांद्रता H+ की सांद्रता हो सकती है या OH- की सांद्रता हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। इसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। स्केल मतलब क्या होता है हिंदी में, पटरी। तो देखिए ये 7 पर जो है आपका उदासीन रहेगा, कोई भी, यदि आप पीएच स्केल के द्वारा किसी की अम्लता या क्षारता चेक करते हैं और 7 पर अगर वैल्यू आती है तो इसका मतलब है क्या, ये जो एक 0 से लेकर 14 तक है H+ आयन की सांद्रता बता रहा है। तो अगर 7 है तो उदासीन, 7 से कम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, अम्लीय प्रकृति। इसीलिए कहते हैं अगर मान लीजिए किसी का पीएच 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, सब क्या होंगे, अम्लीय होंगे। और जैसे जैसे इधर की ओर जाते हैं 7 से लेकर 14 तक क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति, यानी हम कह सकते हैं 8 है तो कम क्षारीय, 9 है तो ज़्यादा क्षारीय, 14 है तो सबसे ज़्यादा क्षारीय। तो ये था क्या,
पीएच स्केल, और पीएच स्केल में H+ की सांद्रता ही बताई जाएगी। ये तो समझ में आ गया होगा कि यदि पीएच जो है पीएच छोटा है लेस देन 7 तो विलयन क्या होगा? अम्लीय। यदि पीएच ग्रेटर देन 7 तो विलयन क्षारीय। यदि पीएच इक्वल टू 7 तो विलयन क्या? उदासीन। इसको आप लिख लीजिएगा ढंग से। ये स्थितियां हैं या कंडीशन है, स्थितियां कि पीएच की वैल्यू फर्स्ट है क्या? 7 रहे, कैसे कम हो। लेस देन का मतलब क्या? सम। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, ये बड़ा। बराबर का मतलब इक्वल। तो ये अम्लीय प्रकृति 7 से कम, क्षारीय प्रकृति 7 से ज़्यादा, 7 के बराबर तो उदासीन प्रकृति बताएगा किसी विलयन का, वो भी क्या? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पीएच स्केल के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पीएच स्केल के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं भाई। तो देखिए अब हमने पीएच स्केल को देख लिया कि है क्या, ये क्या बताएगा? केवल H+ आयन की सांद्रता बताएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपयोग हैं। जैसे हमने कहा दंत क्षय। दंत क्षय, हमारे दांतों का क्षय कब होता है? जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ चीज़ खाए और कीड़े उसमें लग जाते हैं। तो कीड़े जो है खाते हैं, उसके बाद वो अम्ल का त्याग करते हैं, मल का अपने, तो उनमें होता है अम्ल, जब मर जाते हैं तब कीड़े। तो अम्ल जो होता है वही आपके दांतों में आ जाता है, और आपके दांतों का पीएच होता है 5.5, और जब कीड़े उसमें चले जाते हैं तो उनको अम्लीय कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये कम होने लगता है। और जैसे ही कम होगा दांतों का अम्लीयता तो दंत क्षय यानी दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम जो ऐसे मंजनों का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या हो? क्षार की मात्रा ज़्यादा हो। चलिए, तो ये तो हो गया भाई दंत क्षय। जैसे हमने कहा मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच, जैसे देखिए कहीं कहीं की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, कहीं कहीं की मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो खेती करना आसान नहीं होता है। तो वहाँ हम उचित उर्वरकों या हम कहें उचित केमिकल का प्रयोग करके मिट्टी के पीएच को भी क्या करते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका उपयोग ज़बरदस्त यहाँ है, मिट्टी के पीएच को ज्ञात करना और उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को क्या करना? खत्म कर देना। तो मिट्टी का पीएच हो गया। चलिए अगर हम बात करें, ये तो दंत क्षय, ठीक है, मिट्टी का पीएच। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र में पीएच जो होता है पीएच H+ आयन। जैसे हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो क्या होता है? हमारे यहाँ पेट में क्या होता है? अम्ल बनता है। कौन सा? HCl। और उस अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? हमें दिक्कत होती है, पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी एसिड जैसे दवाइयों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो एसिड की मात्रा कम हो जाती है और हमारा पीएच क्या हो जाता है? मेंटेन्स हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ें हैं भाई, यानी दंत क्षय, मिट्टी का पीएच, पाचन तंत्र में क्या? पीएच, ये सब क्या करते हैं भाई? पीएच बहुत उपयोगी है। दंत क्षय होने लगा, हमने पीएच देखा कम हो रहा है, उसको बढ़ाया। मिट्टी का पीएच कब कम है, कब ज़्यादा है, पाचन तंत्र में पीएच कितना है। एक और बात करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, जब पीएच 5.6 से क्या होने लगता है? कम होने लगता है, कम होने लगता है। जल का पीएच क्या हो? जल का जो पीएच हो 5.6 से कम हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये सब थे क्या? पीएच स्केल, उसके कुछ उपयोग कि पीएच स्केल है क्या, उपयोग क्या क्या होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई पीएच स्केल। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जो कुछ NaCl के रसायन हैं उनको कैसे बनाते हैं और उनका उपयोग क्या क्या है वो पढ़ेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।